नमस्कार साथियों, मैं राकेश और एग्ज़ाम ट्रिक के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अब तक आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा कि हम टोटल मिलाकर 10 लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं। उन 10 लेक्चर्स को वैसे तो हमने फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सारी की सारी रिकॉर्ड की है, लेकिन साथियों जो भी साथी हमारे जो फर्स्ट ग्रेड की के अलावा भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे वीडियो के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एलडीसी के एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, साथियों उन तमाम एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले तमाम छात्र हैं जो इन 10 लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेकिन साथियों, आज का ये जो 11वां लेक्चर होगा वो विशेष तौर पर फुल्ली फर्स्ट ग्रेड को डेडिकेटेड होकर ही होगा, क्योंकि साथियों ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है ये केवल फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जामिनेशन में ही पूछा जाता है। आपके वीडियो एलडीसी सीईटी जैसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। तो जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हैं साथियों, वो लोग यहाँ से वीडियो ना देखें। बाकी इससे पहले कि 10 लेक्चर्स जो अपने हुए, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 पॉइंट हमने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में आप लोगों के लिए हमने रिकॉर्ड किए हैं और कोशिश हमारी ये रही है कि कुछ भी उसमें से नहीं छूटा जाए। तो साथी, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो भी साथी हमारे फर्स्ट ग्रेड के एग्जामिनेशन की तैयारी करने लग रहे हैं वही साथी हमारे साथ अब आगे इस वीडियो से कंटिन्यू रहें। हो सकता है इस एक लेक्चर में हम चीज़ें खत्म करें या अगले लेक्चर में हम चीज़ें खत्म करें। कोशिश करेंगे कि यदि हम 2 लेक्चर बनाते हैं तो फिर इन लेक्चर्स की जो ड्यूरेशन है वो हम थोड़ी सी कम रखें। ठीक है साथियों, चलिए देखो साथियों, स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को ये बात बताई होगी कि यार आप लोगों के जो सिलेबस में है ना, एक डेटा वाला पोर्शन भी है और जिसमें आप लोगों के स्पष्ट तौर पर डाला हुआ है कि यार आंकड़ों का संगठन, या संगठन ना बोले और बात करें संग्रहण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और इन्हीं आंकड़ों का आलेखीय निरूपण भी साथियों आपके सिलेबस में डाला हुआ है। यानी कि आप लोगों को डेटा से रिलेटेड, आंकड़ों से रिलेटेड ये 3 पॉइंट और पढ़ने, जिसमें आपको डेटा का, आपको जो संग्रहण है वो आपको पढ़ना है, डेटा का प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन आपको पढ़ना है और डेटा का ही आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी आलेखीय निरूपण भी साथियों आपको साथ ही साथ में पढ़ना है साथियों। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट रहेंगे आज के विशेष तौर पर इस वीडियो में। कोशिश करेंगे कि 1 पॉइंट या 2 पॉइंट एक वीडियो में पूरा हो जाए। एक जो पॉइंट बचेगा वो अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे, या कोशिश करते हैं कि इसी लेक्चर में सारी चीज़ें हो, शॉर्ट एंड स्वीट में हम चीज़ें देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं आपको इसमें चीज़ें लिखवाने वाला नहीं हूँ। जो चीज़ें हमारे काम की रहेंगी बेसिकली हम उन्हीं चीज़ों को अप्रोच करने वाले हैं। चलिए साथियों, तो विशेष तौर पर हम सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों के संग्रहण को लेकर। सबसे पहले देखो साथियों, हम लोग विशेष तौर पर सांख्यिकी की बात कर रहे हैं और सांख्यिकी का मतलब क्या होता है बेसिक तौर पर अपन ये समझने का प्रयास करते हैं। तो सांख्यिकी में यार क्या होता है ना, कि जो आंकड़े होते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन सर आंकड़े तो बहुत सारे होते हैं, क्या हम सभी आंकड़ों का अध्ययन करते हैं? नहीं। हमने सांख्यिकी बेसिकली बनाई इसलिए थी कि यार जो व्यवस्थित आंकड़े हैं ना, हम उनका अध्ययन कर पाए। तो इसका मतलब ये जो सांख्यिकी की जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हम जो व्यवस्थित डेटा होंगे हम उनका अध्ययन करने लगे होंगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं से डेटा उठा के ला रहे हो और बिल्कुल अलग से अजीब सी संख्याएं जैसे पाई लिख दी किसी ने ऐसे लिख दिया और किसी ने ऐसे लिख दिया कि बोले अब इसका हम अध्ययन कर रहे हैं और ये हमारी सांख्यिकी है। जी नहीं, ये हमारी सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी में हम विशेष तौर पर जो व्यवस्थित आंकड़े होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, या यूं कह लो कि आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? सांख्यिकी कहलाता है। तो सांख्यिकी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है। वैसे ज़रूरी नहीं कि आपसे ये पूछा ही जाए ये छोटा सा पॉइंट, लेकिन फिर भी आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में
रखेंगे। चलिए जी, इसको यहीं रखते हैं। देखो साथियों, अब हमें बारी है समझने की आंकड़ों को। देखो यार, सांख्यिकी का मतलब हमने ये जाना कि यार आंकड़ों का जो व्यवस्थित अध्ययन है वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, सांख्यिकी कहलाएगा। अब हम बात ये भी करने लग रहे हैं कि यार ये जो आंकड़े हैं बेसिकली यार ये क्या होते हैं, क्योंकि यार जब तक आप लोगों को आंकड़ों के बारे में ही पता नहीं होगा तो आप अध्ययन फिर किसका करोगे। तो आंकड़े जो हमारे पास में होते हैं वो क्या होते हैं, देखो बेसिकली अभी अभी हमने ये इसको लिखा, ई को लिखा, पाई को लिखा, और हमने 5 और 2 ऐसे लिखा। तो क्या ये जो डेटा हमने लिखा है या ये जो सूचना हमने लिखी है, क्या ये जो सूचना है क्या आंकड़े हैं? तो जवाब होगा नहीं। साथियों, आंकड़े हम उन सूचनाओं को कहेंगे जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए आप संग्रहित करते हैं, आप एकत्रित करते हैं, यानी कि वे एकत्रित सूचनाएं जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एकत्रित की जाती है, आंकड़े कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि साथियों, जो आंकड़े आपके पास में होते हैं वो होते हैं निश्चित उद्देश्य हेतु एकत्रित सूचनाएं। इसका मतलब आंकड़े आपके पास में होती तो सूचनाएं हैं, लेकिन वे सूचनाएं जो किसी निश्चित उद्देश्य हेतु एकत्रित की जाती है, इस प्रकार की जो सूचनाएं होती है साथियों वो हमारे पास में होती है, आंकड़े होती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास में कुछ सूचनाएं आपने एकत्रित कर रखी है किसी भी निश्चित उद्देश्य के लिए, आपने कोई भी डेटा आपने इकट्ठा कर रखा हो, जैसे मान लीजिए जनसंख्या के ही आंकड़े हैं जिसमें आपको ये जानना हो कि यार देश में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। अगर पता चले कि यार, तभी तो आप ये जान पाओगे कि यार लिंगानुपात कितना कम है, कितना ज़्यादा है, किन के लिए हमें काम करना चाहिए, किन के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के लिए, इन तमाम उद्देश्यों को पता लगाने के लिए हम लोग जनसंख्या के आंकड़े जो है वो एकत्रित करते हैं, उनसे रिलेटेड जो सूचनाएं हैं वो हम एकत्रित करते हैं। हाँ या ना साथियों? इसका मतलब आंकड़ों का बस बेसिक सा मीनिंग ये है कि निश्चित उद्देश्य हेतु एकत्रित जो सूचनाएं हैं वो हमारे पास में आंकड़े कहलाते हैं साथियों। ठीक है, चलिए, अब निश्चित उद्देश्य हेतु आंकड़े तो हमने इकट्ठे कर ही लिए, ठीक है। और ये जो निश्चित उद्देश्य हेतु जो जो एकत्रित सूचनाएं हैं, इनको हम सीधा सीधा यथा प्राप्त आंकड़े भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? यथा प्राप्त आंकड़े, यानी कि रॉ डाटा, यानी कि कच्चे डाटा, यानी कि ऐसे डाटा जो आप लोग जिस प्रकार से एकत्रित करके लाए हो उसी प्रकार से ये आपके पास में सीधे सीधे आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करना चाहूँ, जैसे 2, 5, 8, 9, मान लीजिए आपने कहीं पर कोई डेटा आपने इकट्ठा किया कि यार जो संख्याएं हैं वो किस किस प्रकार से है, तो आपने देखा कि यार 2, 5, 8, 9, 10, 7, 3, 6, और इस प्रकार से आपने कोई डेटा इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए आपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने ये डेटा इकट्ठा किया। ठीक है, तो ये जो डेटा आपको सीधा सीधा मिल रहा है ना, ये डेटा कहलाता है आपके पास में यथा प्राप्त आंकड़े, अर्थात रो डाटा, अर्थात कच्चा डाटा। इसमें कोई भी फिक्स क्रम नहीं होता है। ठीक है, कोई भी फिक्स क्रम नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आप ही लोगों से ये कहना चाहूँ कि यार इसमें सीधा सीधा आप मुझे ये बता दो कि इसका परिसर कितना है, बोले सर परिसर, परिसर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, परिसर, परास या रेंज। परिसर, परास या रेंज का मतलब होता है साथियों निम्न, यानी कि छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या में लेनी होती है, और उनके बीच का जो अंतर होता है वही हमारे पास में परिसर या रेंज या परास कहलाता है साथियों। हाँ या ना? अब आपके यहाँ पर सीधा सीधा ये ढूंढ पाओगे कि यार छोटी से छोटी संख्या ये और क्या बड़ी से बड़ी संख्या ये है, नहीं। आप ये पता कर पाओगे कि सर छोटी से छोटी संख्या 2 है, लेकिन अब हमें सारे डेटा का अवलोकन करना पड़ेगा और तब जाकर हम ये बात बता पाएंगे कि यार यहाँ पर बड़ी वाली संख्या कौन सी है, और तब बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे। जैसे कि छोटी संख्या कितनी है? 2, बड़ी संख्या फिर आपने ढूंढा, सारा डेटा को देखा तो पता लगा कि यार 10 है।
हाँ या ना? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जब आप घटाओगे, यानी कि 8, ये आपके पास में इस पूरे डाटा समूह की क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी, या यूं कह लो कि परास कहलाएगी। हाँ या ना? तो साथियों, ये जो सीधे सीधे आपको डेटा जिस प्रकार से आपने एकत्रित किए, उसी फॉर्मेट में जब डेटा आपके पास में उपलब्ध होते हैं, यानी कि यूं कह लो कि जो उपलब्ध आंकड़ों का जो समूह होता है, वही हमारे पास में यथा प्राप्त क्या होते हैं? आंकड़े होते हैं। हाँ या ना? इनमें कोई फिक्स क्रम नहीं होता। क्रम का मतलब ये हुआ साथियों, ना तो आरोही क्रम ना अवरोही क्रम। अगर आप लोगों को परास यानी कि रेंज ढूंढना है जिसमें सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर आपको चाहिए, ऐसे केसेस में आप इनको किसी एक फिक्स क्रम में जमाओगे, और जैसे ही आप इन्हें किसी एक फिक्स क्रम में जमाओगे तो आपको एक अर्थपूर्ण डेटा आपको प्राप्त होगा साथियों। हाँ या ना? तो जब आप उस कंडीशन में क्लियरली ये बता पाओगे कि यार छोटी छोटी संख्या 2 है और बड़ी से बड़ी संख्या 10 है, क्योंकि लास्ट वाला नंबर बड़ा होगा और पहले वाला नंबर छोटा होगा, या आप उल्टे क्रम में जमाओगे तो आप जानोगे कि लास्ट वाला डेटा छोटा होगा और पहले वाला डेटा क्या होगा साथियों? बड़ा होगा। और आप तुरंत ही वहां पर रेंज बता पाओगे, क्योंकि पहले और लास्ट वाले को आप घटाओगे, 8 आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जो डाटा हमें सीधे सीधे प्राप्त होते हैं, या जो उपलब्ध आंकड़े होते हैं, जिससे डाटा उठाया वैसे वैसे जो डेटा मिला, वो हमारे पास में एक ऐसा डेटा होता है साथियों जो कि रो डेटा होता है, यानी कि यथा प्राप्त आंकड़े होते हैं, कच्चा डेटा हमारे पास में होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ से ही थोड़ी सी कि यार आंकड़ों का संग्रहण हमें पढ़ना है विशेष तौर पर। हाँ या ना? अब देखो पिछली साइड में आंकड़ों का हमें संग्रहण पढ़ना है, प्रस्तुतिकरण पढ़ना और आलेखी निरूपण। हालांकि प्रस्तुतिकरण यानी कि आंकड़ों को प्रस्तुत करने की आपके स्टैटिस्टिक्स में 3 विधियां होती है, 3 तरीके होते हैं। यानी कि एक मुख्य तरीका होता है कि व्यक्तिगत फॉर्मेट में डेटा प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरा मुख्य तरीका होता है कि कोई टेबल बना दी जाए, बारंबारता बंटन बना दी जाए, जिसमें वर्गीकृत और अवर्गीकृत ऐसे करके 3 प्रकार से आप लोग डेटा का प्रस्तुतिकरण कर सकते हो। और ये तीनों ही पॉइंट मैं आपको पहले भी बता भी चुका हूँ। है या ना साथियों? ठीक है, वैसे मैं इस बार यहाँ पर भी आपको बताने वाला हूँ ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। चलिए साथियों, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विशेष तौर पर कि आंकड़ों का संग्रहण क्यों। इन आंकड़ों का क्या पढ़ना है साथियों? में संग्रहण। ठीक है, लेकिन इन आंकड़ों का हम संग्रहण करते क्यों हैं? वाई? आंकड़ों का संग्रहण हम लोग करते क्यों हैं? अभी अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की कि यार सांख्यिकी क्या है, हमारे पास में आंकड़ों का एक व्यवस्थित अध्ययन है साथियों। हाँ या ना? यानी कि आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन यदि सांख्यिकी है, तो हम आंकड़ों और आंकड़े क्यों इकट्ठा करते हैं? एक निश्चित उद्देश्य हेतु जो एकत्रित सूचनाएं होती है, वो हमारे पास में आंकड़े होते हैं साथियों। हाँ या ना? तो निश्चित उद्देश्य क्या होता है हमारा? हमने जैसा देखा कि यार कोई पर्टिकुलर कोई समस्या है, उसका हमें समाधान करना है, तो हम उस समस्या के समाधान है तो उसके जड़ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हाँ या ना? जैसे कि हम बात करें कि भुखमरी की समस्या है। अब इस भुखमरी की समस्या हेतु आप लोगों को कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी, आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी। आप ये जानोगे कि यार कितने लोग ऐसे हैं जो बीपीएल लाइन में हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो उससे भी नीचे हैं बहुत ज्यादा। हाँ है ना? यानी कि कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर है, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे। फिर आपको पता लगेगा कि यार इतना सारा पोर्शन, यानी कि 20% या 25% या 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन गुजार रहे हैं। तो फिर आपको लगेगा कि यार 50% लोग यदि इस कंडीशन में, तो इनके लिए कोई ना कोई योजना बनानी पड़ेगी, इनके लिए चीज़ें सुधार करनी पड़ेंगी। और इस प्रकार की जो उनकी भुखमरी की समस्या है, आप उनमें जब समाधान करोगे तो वो तभी कर पाओगे जब आपके पास में कुछ डेटा हो। और वो डेटा आपको तब मिलेगा जब आप उस डेटा का संग्रहण करोगे। हाँ या ना? इसीलिए वस्तुतः हमें किसी भी समस्या का ठोस या स्थायी या स्पष्ट समाधान करने के लिए ही जरूरत पड़ती है साथियों आंकड़ों की। और इसीलिए आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, यानी कि किसी समस्या का स्थायी समाधान, स्थायी या यूं कह लो स्पष्ट समाधान करने हेतु
बताओ किसकी जरूरत पड़ेगी? आंकड़ों के संग्रहण की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया जैसे भुखमरी का डेटा है, या मान लीजिए कहीं पर जन्म दर है, कहीं पर मृत्यु दर है, या जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, इसका कैसे निराकरण करना है, तो उसके लिए आपको जनसंख्या के आंकड़े चाहिए भाई। इसीलिए जनसंख्या के जो आंकड़े वो इकट्ठे किए जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो हमने ये जाना कि यार जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठे क्यों किया जाता है, उनका संग्रहण क्यों किया जाता है, तो उसका रीजन है कि यार किसी भी समस्या का स्थायी या स्पष्ट समाधान करने हेतु हमें जो है वो इन आंकड़ों की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है साथियों, चलिए अब अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। चलो ठीक है सर, हम आंकड़ों का संग्रहण तो हम लोग कर लेंगे क्योंकि कोई भी समस्या उसका स्थायी समाधान करना है। तो आंकड़े बेसिकली जो हम इकट्ठे करके लेके आएंगे वो कितने प्रकार से इकट्ठे हम लोग कर सकते हैं, और उसी आधार पर आंकड़ों को विशेष तौर पर दो प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है साथियों प्राथमिक आंकड़े, और एक होता है साथियों द्वितीयक आंकड़े। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक होता है प्राथमिक आंकड़े और एक होता है द्वितीयक आंकड़े। तो आपके पास में जो आंकड़े होते हैं इन्हें हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। आंकड़े यानी कि डेटा, चलिए जी। और एक यहां से एरो ले लेते हैं। चलिए साथियों, तो देखो आंकड़ों को विशेष तौर पर दो प्रकार से हम लोग एकत्रित कर पाएंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, एक आंकड़ों का प्रकार होता है हमारे पास में प्राथमिक यानी प्राइमरी, प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डेटा, और एक होता है हमारे पास में आंकड़ों का वो होता है द्वितीयक यानी सेकेंडरी। और द्वितीयक आंकड़ों को ही विशेष तौर पर बोला जाता है गौण आंकड़े। ये दो प्रकार से हम लोग आंकड़े जो हैं वो एकत्रित करते हैं साथियों। ठीक, अब दूसरी बात ये कि सर ठीक है आंकड़ों को हम दो पार्ट में तो डिवाइड कर लेंगे, एक तो प्राथमिक आंकड़े और एक द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, तो दो प्रकार से जब हम इन आंकड़ों को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यार प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जब खुद स्वयं व्यक्ति जाकर प्रथम तौर पर आंकड़ों का संग्रहण करता है। प्राथमिक का मतलब जब प्रथम बार आंकड़ों का क्या हो, संग्रहण हो, ऐसे आंकड़े क्या कहलाएंगे साथियों, प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। और ऐसे आंकड़े जो प्राथमिक जो एक बार पहले से संग्रहित तो हो चुके, तो ऑलरेडी जो संग्रहित डेटा है उसी को दोबारा संशोधित करके व्यवस्थित करके आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, ऐसे आंकड़े कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़ों में आपको क्या करना होता है साथियों, बेसिकली ये एक ऐसे आंकड़े होते हैं जो स्वयं के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं या स्वयं के द्वारा एकत्रित आंकड़े होते हैं साथियों। और ऐसे आंकड़े कौन से आंकड़े कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब बताओ, जब स्वयं के द्वारा एकत्रित आंकड़े हैं, स्वयं का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी को कोई अनुसंधान करना है, ठीक है, किसी भी चीज़ पर किसी को रिसर्च करना है। अब रिसर्च करना है तो वो खुद जाएगा, खुद डेटा को इकट्ठा करेगा, तो इसीलिए इन आंकड़ों को हम प्राथमिक आंकड़े भी कहते हैं, क्योंकि डेटा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं। तो पहली बार एकत्रित जो आंकड़े होते हैं वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तो एक छोटी सी लाइन ये भी लिख सकते हो कि यार पहली बार एकत्रित आंकड़े, यानी कि कैसे आंकड़े होते हैं साथियों, ये पहली बार एकत्रित आंकड़े होते हैं। देखो भाई, अब एक छोटा सा पॉइंट आप लोग मुझे बताओ
कि जब इन आंकड़ों को इकट्ठा करने आप स्वयं जा रहे हो और पहली बार जा रहे हो, इसीलिए इनको प्राथमिक आंकड़े हमने बोल रहे हैं, हाँ या ना। तो जब आप स्वयं इनको इकट्ठा करने जा रहे हो तो आप बताओ, कोई जानकारी जब आप खुद इकट्ठा करके ला रहे हो व्यक्तिगत तौर पर, तो क्या ये विश्वसनीय नहीं होगा? बिल्कुल सर विश्वसनीय होगा। जब हम खुद किसी डेटा को इकट्ठा करके ला रहे हैं, हम खुद ये पता करके ला रहे हैं कि यार वहां पर कितने महिलाएं कितने पुरुष हैं, तो इसका मतलब वो जो डेटा है वो कैसा होगा? विश्वसनीय होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं वो द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, विश्वसनीय आंकड़े, या यूं कह लो कि अधिक विश्वसनीय आंकड़े। ये आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आंकड़े क्या होते हैं? अधिक ज्यादा मतलब ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, अच्छा बोले सर ये जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो क्या क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू करता खुद कैंडिडेट से मिलता है, कैंडिडेट से खुद चीज़ें पूछता है, तो इसका मतलब प्रथम तौर पर कैंडिडेट्स ने साक्षात्कार करता को ही बताए ये सारी की सारी चीज़ें, या जो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो व्यक्तिगत तौर पर उसने इकट्ठा की है, इसीलिए भी ये ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं साथियों। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट ध्यान में रखना है कि पहली बार एकत्रित आंकड़े होते हैं, इसीलिए कैसे होते हैं? प्राथमिक आंकड़े होते हैं। पहली बार एकत्रित आंकड़े कौन करता है? स्वयं व्यक्ति खुद स्वयं जाता है, मतलब एक एक व्यक्ति के पास खुद मिलता है और उसके बाद आंकड़ों को एकत्रित करता है। इसीलिए ये जो आंकड़े होते हैं वो अधिक क्या होते हैं साथियों? विश्वसनीय होते हैं साथियों। अच्छा, मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बात करूं तो इन प्राथमिक आंकड़ों के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं साथियों, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई साक्षात्कार है, यानी कोई इंटरव्यू है, ऐसा कोई आंकड़ा है तो वो आपके पास में। ठीक है, मान लीजिए कोई सर्वेक्षण है आपने किया, या मान लीजिए आपने कोई अवलोकन किया है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपने कोई साक्षात्कार या कोई सर्वेक्षण या कोई अवलोकन किया है, तो ऐसे तमाम आंकड़े क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, या यूं कह लो कि प्रयोग भी इसमें आप जोड़ लो। इस प्रकार का जो डेटा है वो आपके पास में प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर पूरा डेटा दिख रहा है? ओके, ठीक है, नहीं कट रहा। तो साथियों, क्या आप प्राथमिक आंकड़ों का मतलब समझ पाए? प्राथमिक आंकड़े हम कहते ही नहीं इसलिए क्योंकि ये पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, और पहली बार भी किसके द्वारा साथियों? स्वयं के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो स्वयं के द्वारा एकत्रित किए जाने वाले आंकड़े कैसे होते हैं? प्राथमिक आंकड़े होते हैं साथियों, हाँ या ना? ये आंकड़े कैसे होते हैं? अधिक विश्वसनीय होते हैं। आपसे एक बेसिक सा प्रश्न ऐसे ही पूछ लेगा वो भाई कि यार कौन से आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं, तो ऑप्शन देगा प्राथमिक, द्वितीयक, दोनों ही, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं, ऐसे करके आपको ऑप्शंस देगा। ठीक है, तो विशेष तौर पर द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में प्राथमिक आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय होते हैं साथियों। आपको हो सकता है ये लाइनें देकर पूछ ली जाए कि द्वितीयक आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, प्राथमिक आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, तो आपको जो करना है वो द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में प्राथमिक आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय होता है, आपको उसी पॉइंट पर आपको टिक करना है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बात करते हैं द्वितीयक या गौण आंकड़े। द्वितीयक या गौण आंकड़े, क्योंकि प्राथमिक आंकड़े होते हैं बहुत सारे होते हैं, अब उनमें से क्या किया जाता है? कुछ काट छाट करके डेटा को इकट्ठा किया जाता है। इसका मतलब पहले से प्राप्त सूचनाएं होती है, पहले से प्राप्त आंकड़े होते हो, तो पहले से उपलब्ध आंकड़ों को संगठित करके, संग्रहित करके और संशोधित करके जो हम आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, ऐसे आंकड़े कहलाते हैं द्वितीयक या गौण आंकड़े कहलाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यार पहले से उपलब्ध आंकड़ों को संशोधित एवं संग्रहित करके
प्रस्तुत आंकड़े या यूं लिख लेते हैं, पहले से उपलब्ध आंकड़ों को संशोधित करके एकत्रित किए जाने वाले आंकड़े कैसे आंकड़े होते हैं साथियों? द्वितीयक आंकड़े होते हैं। कैसे आंकड़े होते हैं? द्वितीयक आंकड़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यार प्राथमिक आंकड़े तो जो होते हैं वो पहली बार ही होते हैं, द्वितीयक आंकड़े दूसरी बार होते हैं। यानी कि पहले से उपलब्ध जो आंकड़े होते हैं बस उन्हीं को संशोधित किया जाता है, उन्हीं को एकत्रित किया जाता है और उसके बाद में उनको एक जगह इकट्ठा करके बस प्रेजेंटेशन कर दिया जाता है। तो वो जो आंकड़े होते हैं वो हमारे पास में साथियों कहलाते हैं कैसे आंकड़े? द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जैसे ये तो पहली बार होता है तो ये दूसरी बार इकट्ठे हुए आंकड़े होते हैं। ठीक है, ये आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसका पॉइंट लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख देते हैं कि प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में कम विश्वसनीय होते हैं। बस विश्वसनीय तो ये भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि द्वितीयक आंकड़ों में मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप समाचार पत्र पढ़ते हो, हाँ या ना? आप कोई न्यूज चैनल वगैरह आप वो सुन रहे हो, हाँ या ना? या आप कहीं से कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, तो क्या आप उन पर विश्वास नहीं करते हो? करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये डाउट होता है। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भाई साहब ये तो गोदी मीडिया है, ये तो फेक इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये होता है कि वो थोड़े से कम विश्वसनीय होता है, क्योंकि जो सुनने वाला होता है या जो श्रोता होता है वो स्पष्ट तौर पर उन पर उतना विश्वास नहीं कर पाता है जितना कि वो खुद यदि किसी डेटा को जाकर इकट्ठा करे, वो उस पर उतना विश्वास नहीं कर पाता है। इसीलिए हम वस्तुतः एक कहते थे कि यार ये जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं, गौण आंकड़े होते हैं, वो प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में थोड़े से कम विश्वसनीय होते हैं। तो इसीलिए ये वाली लाइन लिख लेते हैं, प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में कम विश्वसनीय। ठीक है साथियों, चलिए तो प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में ऐसे जो आंकड़े होते हैं वो कम विश्वसनीय होते हैं। दूसरा पॉइंट, अच्छा यहाँ तो हमने जाना कि यार प्राथमिक आंकड़ों में व्यक्ति खुद जाएगा, तो जैसे साक्षात्कार उसमें खुद होता है, सर्वेक्षण व्यक्ति खुद करने जाता है, अवलोकन है किसी चीज़ का अवलोकन करना व्यक्ति खुद करता है, या प्रयोग वगैरह जो भी होता है उसमें व्यक्ति खुद करता है। लेकिन द्वितीयक आंकड़ों कौन से आंकड़े कहलाएंगे जिसमें व्यक्ति खुद स्वयं अकेला ना हो? जैसे कि मैं बात करूं समाचार पत्र। अब इसमें समाचार पत्र में राष्ट्रीय हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, मासिक हो सकता है, दैनिक हो सकता है, या आपके पास में किसी स्टेट का हो सकता है, या पर्टिकुलर किसी एरिया का हो सकता है। जैसे कि जिले वाइज भी आजकल तो आने लग रहे हैं, स्टेट वाइज जैसे राजस्थान पत्रिका होता है, ठीक है, द हिंदू का होता है, इंडियन एक्सप्रेस होता है। इस प्रकार से जो भी समाचार पत्र होते हैं वो हमारे पास में द्वितीयक आंकड़ों में शामिल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यार जो प्रिंटेड मीडिया है, प्रिंटेड पत्रिका कह लो, तो प्रिंटेड पत्रिकाएं जितनी भी है वो सारी की सारी द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ये वाला प्रश्न तो पूछा भी गया है कि यार जो प्रिंटेड पत्रिकाएं हैं या जो प्रिंटेड मीडिया है वो किस प्रकार का उदाहरण है या कैसे आंकड़े वो होते हैं। तो साथियों वहां पर हमें आंसर लगाना था द्वितीयक आंकड़े। कभी कभी द्वितीयक आंकड़े की जगह गौण आंकड़े भी आपको ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, यानी कि सेकेंडरी डेटा जो है वो ना देकर आपको जो माइनर डेटा है गौण आंकड़े आपको वो भी ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी चीज ऐसी है जो द्वितीयक आंकड़ों पे निर्भर करती है? जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी रिपोर्ट है या कोई अर्ध सरकारी रिपोर्ट है, ठीक है, सरकारी या अर्ध सरकारी कोई रिपोर्ट है साथियों, तो वो भी जो है हमारे पास में किस में शामिल होती है साथियों? जो सेकेंडरी डेटा है उसमें हमारे पास में शामिल होती है। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें, मान लीजिए कोई बुक वगैरह है, जो अर्थशास्त्री वगैरह है उन्होंने मान लीजिए कोई बुक लिखी है, तो वो भी किस में जाएगी? सेकेंडरी डेटा में ही जाएगी, वो प्राथमिक डेटा में नहीं जाती है, क्योंकि साथियों वो भी जो है किसी और सोर्स का ही सहारा लेते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने
जनसंख्या के बारे में मान लीजिए कुछ पॉइंट लिखा किसी अर्थशास्त्री ने, तो वो लोग क्या करते हैं, जनसंख्या वाले आंकड़े को उठाते हैं। अब वो आंकड़े पहले से प्रकाशित हो चुके हैं भाई साहब, तो पहले से उपलब्ध आंकड़े हैं, पहले से प्रकाशित आंकड़ों को यूज करते हुए आप कोई चीज बताने लग रहे हो, तो इसका मतलब वो सेकेंडरी डेटा बन जाएगा, हाँ या ना, वो द्वितीयक आंकड़े बन जाएंगे, और द्वितीयक आंकड़े बन जाएंगे तो इसीलिए फिर हम उनको द्वितीयक आंकड़ों में हम उनको काउंट करते हैं। यानी कि किसी भी प्रोफेसर के द्वारा कोई बुक वगैरह यदि लॉन्च की जा रही है, वो भी आपके पास में सेकेंडरी डेटा में ही शामिल होगी। यदि ऐसा ऑप्शन हो तो ध्यान रखना साथियों, उसे सिर्फ और सिर्फ आपको सेकेंडरी डेटा में कंसीडर करना है। ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ से ये जो प्रिंटेड मीडिया है, प्रिंटेड पत्रिकाएं, इनको लेकर प्रश्न पूछा था साथियों एक बार, तो आपसे छोटी सी जानकारी भी पूछी जा सकती है, तो आपको विशेष तौर पर इस छोटी सी जानकारी के बारे में जानकारी रखनी है साथियों। चलिए एक बार यदि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, बोले सर सांख्यिकी हमने जानी कि सांख्यिकी क्या है, फिर हमने जाना आंकड़े क्या है, और आंकड़ों का संग्रहण हम क्यों करते हैं, क्योंकि विशेष तौर पर कुछ समस्याएं होती है, उनका स्पष्ट और स्थायी समाधान चाहिए होता है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आंकड़ों को संग्रहण करने की आवश्यकता पड़ रही होती है, हाँ या ना। अब हम बात करते हैं आंकड़ों के संग्रहण की विधि। आंकड़ों के संग्रहण की विधियां। देखो साथियों, एक अपन बात करते हैं प्राथमिक आंकड़ों के लिए, और एक होते हैं हमारे पास में द्वितीयक आंकड़े। जैसा कि अपन ने पिछली स्लाइड में इस चीज को भी डिस्कस किया, ठीक है। दो प्रकार से हमारे पास में साथियों आंकड़े होते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो प्राथमिक आंकड़ों के बारे में बात करना चाहेंगे। अच्छा, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं आप उनका संग्रहण कैसे कर सकते हो? बोले सर अभी अभी हमने जाना कि सर प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जिनका पहली बार संग्रहण किया जाए, और संग्रहण भी स्वयं व्यक्ति जाता है करने, हाँ या ना। अब मान लीजिए आप लोग स्वयं जा रहे हो प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण करने, हाँ या ना। तो एक तो होता है प्रत्यक्ष अन्वेषण आप करोगे, प्रत्यक्ष यानी खुद खुद की आंखों के सामने चीजें, और एक होता है परोक्ष अन्वेषण, जा तो व्यक्तिगत रूप से आप ही रहे हो, लेकिन आपने किसी को बोल दिया कि यार, या आपने उसको कोई ऐसी चीज दे दी कि यार तू कोई डेटा जानता, बोले जानता हूँ, बोले ठीक है तो तू ये प्रश्नावली ले और इसमें तू अपने जो जवाब है वो भर के हमें दे दे, या ये तू अनुसूची ले इसमें तो अपने जवाब भर के हमें दे दे, है ना। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं हम उनका संग्रहण दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो प्रत्यक्ष अन्वेषण के द्वारा और एक परोक्ष अन्वेषण के द्वारा। तो ये दो छोटे से पॉइंट्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखने होते हैं। यानी एक तो होता है प्रत्यक्ष अन्वेषण, और एक होता है साथियों परोक्ष अन्वेषण, ठीक है। दो प्रकार से आप इन आंकड़ों का संग्रहण कर सकते हो। चलिए प्रत्यक्ष अन्वेषण में क्या होगा, अनुसंधानकर्ता स्वयं सीधा संपर्क करके आंकड़े एकत्रित करता है। यानी कि प्रत्यक्ष अन्वेषण में क्या होता है कि यार जो अनुसंधानकर्ता होता है ना, वो स्वयं सीधा संपर्क करके आंकड़े एकत्रित करता है, यानी कि जिससे भी उसको आंकड़े एकत्रित करना है
साक्षात्कार के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से, या किसी भी प्रकार के अवलोकन यदि उसे करना है अनुसंधानकर्ता को, तो स्वयं जाएगा, सीधा संपर्क करेगा लोगों से और आंकड़ों को क्या कर लेगा, एकत्रित कर लेगा। लेकिन साथियों, परोक्ष अन्वेषण में अनुसंधानकर्ता सीधा संपर्क नहीं करता है। परोक्ष परोक्ष अन्वेषण में अनुसंधानकर्ता सीधा संपर्क नहीं करता है। वो या तो अनुसूचियां देता है भरवाने के लिए, या वो प्रश्नावलियां देता है भरवाने के लिए। प्रश्नावलियां का मतलब वो प्रश्न लिख देगा, बोले आप इनके जवाब लिख दो, हाँ या ना। अनुसूचियां दे देगा, बोले यस नो में अपने आंसर बता दो। तो और बोले ये जो कुछ इनमें भी प्रश्न होते हैं तो उनका भी आप जवाब दे दो। तो अनुसूचियां भरवा सकता है, प्रश्नावलियां भरवा सकता है। तो द्वितीयक जो प्राथमिक जो आंकड़े हैं उनके जो परोक्ष अन्वेषण की जो संग्रहण की विधि होती है, इसमें अनुसूचियां भरवाई जाती है, प्रश्नावलियां भरवाई जाती है, और इस प्रकार से जो है वो डेटा का क्या किया जाता है साथियों, संरक्षण किया जाता है। ठीक है, यहां लिख देते हैं अपन, अनुसूचियां भरवाकर ठीक है भाई। प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण कैसे किया जाता है, परोक्ष अन्वेषण के द्वारा। परोक्ष अन्वेषण में क्या किया जाता है, अनुसूचियां भरवाकर आंकड़ों का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। यहां भी लिख देते हैं प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण अपन दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक होता है साथियों अपने पास में परोक्ष। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होगा, अच्छा अनुसूचियां भरवाकर हम लोग कर ही सकते हैं। एक बार ये बात भी पूछी थी कि यार अनुसूचियां कौन भरता है, अनुसूचियां कौन भरता है, अनुसंधानकर्ता भरता है या परोक्ष अन्वेषण में ये शामिल होता है। परोक्ष अन्वेषण का मतलब मैं बता चुका हूँ, अनुसंधानकर्ता स्वयं सीधा संपर्क नहीं करता है, वो उसको चीजें देता है कि वो चाहे प्रश्न फॉर्मेट में हो या चाहे अनुसूची फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, और वो देता है कि भाई जो भी जानकारी बोले तू भर दे, हाँ या ना। तो एक बार यहाँ से पूछा था कि यार अनुसूचियां हैं जो भरवाई जाती है, उन अनुसूचियों को कौन भरता है, अनुसंधानकर्ता स्वयं भरता है। इसका मतलब जो जानकारी लेने वाला होता है वो स्वयं भरता है, या जो जानकारी देने वाला होता है वो स्वयं भरता है। कौन भरता है साथियों, तो आप लोग कहेंगे कि सर ये परोक्ष अन्वेषण है। परोक्ष अन्वेषण में अनुसंधानकर्ता स्वयं शामिल नहीं होता है। स्वयं शामिल नहीं होता है तो जिसको सामने वाले को सूचना भरने के लिए दे रहा है, तो जो सूचना देने वाले होते हैं वो यहाँ पर सूचनाओं को भरते हैं। तो इसका मतलब अनुसूचियां कौन भरता है, सूचना देने वाला अनुसूचियां भरता है। ये छोटा सा पॉइंट जो है वो आप यहाँ से ध्यान में रखोगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें और क्या बताया मैंने आपको, अनुसूचियां भरवा सकते हैं आपसे, प्रश्नावलियां भरवा सकते हैं आपसे, या संवाददाता संवाददाताओं द्वारा। देखो साथियों, जो संवाददाता होते हैं आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब आप न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं तो वहां पर जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं उनको संग्रहण किया जाता है। उसमें एक परोक्ष विधि में ये होता है कि जो न्यूज़ एंकर होता है वो खुद नहीं जाता है, उसके संवाददाता को छोड़ के रखता है। फिर वो बोलता है कि यार इस संवाददाता के अनुसार ऐसा हुआ है, या हमारे संवाददाता ने हमें वहां से सूचना दी है कि यार ऐसा हो गया है या ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परोक्ष अन्वेषण में है, संवाददाताओं के द्वारा यदि कोई सूचना दी जा रही है वो भी हमारे पास में प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधि में ही शामिल होगी साथियों, है या ना। हालांकि यहाँ से प्रश्न बहुत कम रहते हैं, लेकिन यहाँ से फिर भी आपसे चीजें पूछी जा सकती है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिनको आप लोग थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे ध्यान में रखोगे। चलिए साथियों, अब द्वितीयक आंकड़ों की बात करें तो द्वितीयक आंकड़े जो है इनका संग्रहण कैसे करते हैं हम लोग। तो आपने देखे होंगे कि यार द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं बेसिकली प्रकाशित स्रोत हो सकते हैं इनके, और अप्रकाशित स्रोत हो सकते हैं। दो प्रकार से। अच्छा, प्रकाशित स्रोत में क्या क्या शामिल है, वहां से आप इन द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण कर सकते हो। जैसे कि
आपको कोई भी चीज़ उठानी है, ठीक है, और आपको किसी चीज़ को फिर आपको प्रिंट आउट करवाना है, प्रकाशित करना है, तो आप किसी समाचार पत्र का सहारा ले सकते हो। वो समाचार पत्र हो सकता है राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, हाँ है ना, या कोई रिपोर्ट हो सकती है, वो चाहे सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, कैसी भी रिपोर्ट हो सकती है, या फिर कोई दस्तावेज हो सकता है, सरकारी दस्तावेज हो सकता है, हाँ या ना साथियों। तो इसका मतलब ऐसे जो भी स्रोत है वो सारे के सारे द्वितीयक आंकड़ों की संग्रहण की विधि में ही शामिल होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र या सरकारी दस्तावेज, ये जो सभी हैं हमारे पास में प्रकाशित स्रोत होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को किसी भी इशू पर बात करनी है, तो जैसे आपने जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो सूजस गाइड है वो जारी करती है, तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट ही होता है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी एक दस्तावेज होता है ना। उसी पर बहुत बार जो है उसी में से फिर अपन जो चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं, और या फिर किसी को कोई रेफरेंस देना होता है तो फिर वो वहीं से रेफरेंस देता है। बहुत बार आपने करंट अफेयर से टीचरों से भी सुना होगा कि भाई या तो ये पढ़ लो, नहीं तो फिर जो सूजस की गाइड है आप वो पढ़ लो। आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बोले कि यार सूजस की जो गाइड है उसमें वो गवर्नमेंट की आती है, वहाँ से उसमें सारा डाटा ऑथेंटिक दिया जाता है, तो आप सूजस वाली गाइड पढ़ लो, है ना। तो वो भी होता है आपके पास में सरकारी दस्तावेज ही होता है, और वहाँ से फिर आप चीज़ें उठाकर आप प्रिंट कर देते हो, आप किसी बुक में प्रिंट कर देते हो, तो फिर वो जो बुक है वो आपके पास में द्वितीयक आंकड़े बन जाती है। और हम बात भी कर रहे हैं द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण की, तो इस प्रकार से ये जो द्वितीयक आंकड़े हैं उनका संग्रहण किया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अप्रकाशित स्रोत। अच्छा, अब अप्रकाशित स्रोत तो कुछ ऐसे स्रोत हैं जो अप्रकाशित रह गए, उनका प्रकाशन होना बाकी है, तो इसमें तो कोई विधि आपके पास में यहाँ पे बनती भी नहीं है, बस केवल नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने की कौन कौन सी विधि हो सकती है। प्रकाशित स्रोतों से आप द्वितीयक आंकड़े ले आओ, अप्रकाशित स्रोतों से आप डेटा निकाल कर आप लेके आ जाओ, लेकिन जो अप्रकाशित स्रोत है वो आपको सीधे सीधे मिलेंगे नहीं, ठीक है, यानी कि उन डेटा का संग्रहण तो कर लिया गया है, लेकिन आपको जो डेटा है वो प्रकाश में नहीं आया है, उनका प्रकाशन नहीं हुआ है किसी भी संस्था के द्वारा, तो इसीलिए ऐसे जो डेटा है वो हमारे पास में अप्रकाशित क्या कहलाते हैं, स्रोत कहलाते हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो यहाँ से कुछ ऐसे बेसिक से नॉर्मल से प्रश्न आपके सामने रहने वाले होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब हमने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जानी, प्राथमिक आंकड़े जाने, द्वितीयक आंकड़े जाने, मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि प्राथमिक आंकड़ों में पैसा और समय ज़्यादा लगेगा कि द्वितीयक आंकड़ों में जब हम इकट्ठा करेंगे तो उनमें पैसा और समय ज़्यादा लगेगा, किस में ज़्यादा लगेगा? सर प्राथमिक आंकड़ों के बारे में बात करें तो वो स्वयं के द्वारा एकत्रित किए जाएंगे, इसका मतलब एक एक व्यक्ति जाएगा और एक एक व्यक्ति से मिलकर जो है वो सूचना को इकट्ठा करेगा। जैसे कि मैं बात करूं जनसंख्या के आंकड़े, ठीक है, अब जब जनसंख्या के आंकड़े जारी होंगे उससे पहले इनका संग्रहण होगा, है या ना। तो उन डाटा का जब संग्रहण किया जाएगा तो साथियों आप मुझे खुद बताओ, उस कंडीशन में जो टीचर्स हैं वो घर घर जाते हैं, तो घर घर जाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि एक ही दिन में उनका प्रकाशन वो लोग कर लेंगे? नहीं कर लेंगे, एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे, एक एक व्यक्ति के पास जाकर वो जानकारी जुटाएंगे, या एक एक परिवार के पास जाएंगे, वहां से जानकारी जुटाएंगे, और उसके बाद में उस जानकारी का वो प्रकाशन कर पाएंगे, एकत्रित कर पाएंगे, और तब जाकर वो जो डेटा है उस लंबे समय अंतराल के बाद में उसका प्रकाशन हो पाएगा साथियों। लेकिन वही मैं बात करूं, किसी को कोई बुक बनानी है, बोले जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़े उसको जानना है, डालना है बुक में, सीधा सीधा उसने उठाया, बोले जनसंख्या के आंकड़े इस साइट पे पड़े, वहां से उठाया, कॉपी किया, कट किया, पेस्ट किया, डाल दिया, या किसी बुक से उठाए आंकड़े और सीधा सीधा कट कॉपी पेस्ट करते हुए डाल दिए, हाँ या ना साथियों। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में अधिक खर्चीले होते हैं, अधिक समय लगता है, अधिक महंगे होते हैं, हाँ या ना। इसीलिए एक छोटा सा पॉइंट जो है वो हम यहां पर लिख देते हैं कि, या आगे ले लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, चलो प्राथमिक आंकड़े प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण में
द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में समय, धन, व धन की अधिक आवश्यकता होती है। तो आपको छोटा सा पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से ऐसे आंकड़े हैं जिनमें समय और धन है वो ज़्यादा लगता है, या कौन से ऐसे आंकड़े हैं जिनमें समय और धन की बचत की जा सकती है, तो वो है द्वितीयक आंकड़े। लेकिन प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं, प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण में द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में समय व धन की अधिक आवश्यकता होती है। समय भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे अन्वेक्षण होना है, सर्वेक्षण होना है, ऐसी कंडीशन में टाइम ज़्यादा लगेगा साथियों, और साथ ही साथ पैसा भी ज़्यादा लगेगा, हाँ या ना। और जबकि द्वितीयक आंकड़े हों वो सीधे पके पकाए आंकड़े होते हैं, उनको सीधा उठाना होता है, कट करना होता है, कॉपी करना होता है, पेस्ट करना होता है, बस इसीलिए उनमें समय कम लगता है, इसीलिए उनमें धन भी कम खर्च होता है, हाँ या ना साथियों। तो ये जो हमने जानकारी अभी अभी जानी है वो है हमारे पास में साथियों आंकड़ों का संग्रहण, यानी कि पहला पॉइंट जो है वो हमने पूरा किया है। कौन सा? आंकड़ों का संग्रहण। ये लो, यानी कि सांख्यिकी, एक बार रिवीजन करवा रहा हूं साथियों, सांख्यिकी क्या होती है? आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन होती है। आंकड़े किसे कहते हैं? निश्चित उद्देश्य हेतु एकत्रित सूचनाएं होती है, वही हमारे पास में क्या कहलाती है? आंकड़े कहलाते हैं। साथियों इन लाइनों को हल्के में मत लेना, प्रश्न ऐसे हो सकता है निम्न में से आंकड़े किसे कहा जाता है, ऐसा एक बेसिक सा प्रश्न होगा और उसी में ढेर हो जाओगे तुम सारे के सारे, क्योंकि ये थ्योरी वाला पोर्शन ऐसा है जिसे अधिकांश लोग इग्नोर करते हैं। उनको लगता है यहाँ से क्या ही प्रश्न बनेंगे, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे गए, हाँ या ना। तो बहुत बार तो ये जो यथा प्राप्त आंकड़े होते हैं वही सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो एक निश्चित उद्देश्य हेतु जो एकत्रित सूचनाएं होती है, यानी कि हमारे पास में उपलब्ध जो आंकड़े होते हैं वो हमारे पास में यथा प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं। कैसे आंकड़े? जो उपलब्ध आंकड़े हैं, सीधे सीधे जो उपलब्ध आंकड़े, सीधे सीधे यथा स्थिति में जो आंकड़े हमें मिले वही आंकड़े हमारे पास में यथा प्राप्त आंकड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, ये किसी फिक्स क्रम में नहीं होते, ये किसी एक निश्चित अर्थ में नहीं होते। अगर इन्हें एक निश्चित अर्थ में जब हम सेट करते हैं किसी क्रम में, तब एक निश्चित अर्थ देते हैं, उस कंडीशन में ये अर्थपूर्ण डाटा बन जाता है साथियों। ठीक है, चलिए फिर हमने ये जाना कि यार चलो ठीक है, आंकड़ों का तो ये मामला है, आंकड़ों का संग्रहण। और आंकड़ों का संग्रहण हम क्यों करते हैं भाई? किसी भी समस्या का स्थायी या स्पष्ट समाधान करने हेतु हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। आपसे एक बेसिक सा छोटा सा प्रश्न ऐसे हो सकता है, भाई आंकड़ों का संग्रहण क्यों किया जाता है? तो किसी समस्या के स्थायी और स्पष्ट और ठोस समाधान करने हेतु हमें किसकी जरूरत पड़ती है मेरे भाई? आंकड़ों के संग्रहण की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना। फिर इसी के साथ साथ यदि हम लोग बात करें आगे, हमने जाना कि यार ठीक है आंकड़े हमारे पास में, हमने जाना तो आंकड़े दो प्रकार से होते हैं, प्राथमिक आंकड़े होते हैं और एक द्वितीयक या फिर गौण आंकड़े होते हैं। द्वितीयक आंकड़ों को क्या कहते हैं? गौण आंकड़े, क्योंकि बहुत बार तो यही पूछ लिया जाता है द्वितीयक आंकड़ों को क्या 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 कहा जाता है? गौण आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? इनको प्राथमिक आंकड़े क्यों कहते हैं? क्योंकि यार ये पहली बार एकत्रित होते हैं, और पहली बार एकत्रित भी किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, हाँ या ना। और स्वयं के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, इसीलिए ये जो आंकड़े होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। क्या होते हैं साथियों? अधिक विश्वसनीय, हाँ या ना। और इन प्राथमिक आंकड़ों में एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, साक्षात्कार हुए, सर्वेक्षण हुआ, अवलोकन हुआ, प्रयोग हुआ, ये सभी तो व्यक्ति खुद स्वयं बैठकर ही तो करता है, हाँ या ना। और वहीं यदि हम लोग बात करें द्वितीयक या गौण आंकड़ों के बारे में, तो बोले सर ये जो ऐसे आंकड़े होते हैं जो पहले से उपलब्ध आंकड़ों को संशोधित करके एकत्रित किए जाने वाले आंकड़े होते हैं, हाँ या ना। यानी पहले से कोई डेटा मौजूद है, बस उसको संशोधित कर दिया जाएगा और उनको फिर एकत्रित कर लिया जाएगा, ऐसे आंकड़े होते हैं द्वितीयक या गौण आंकड़े होते हैं। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में कम विश्वसनीय होते हैं आंकड़े, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप कहीं से कोई डेटा आप उठा रहे हो जिसको आपने खुद ने चेक नहीं किया है, आप डायरेक्ट बस वहां से चीज़ों को आप उठा रहे हो और उठाकर आप उसे डाल दे रहे हो, तो कम विश्वसनीय है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं यार बुक्स में भी गलती है, क्योंकि यार आपने नहीं देखा ना यार उसने कौन से सोर्स से उठाया है और वो सोर्स सही है कि नहीं है, इसीलिए आप उस पर रिलाई नहीं कर पाते हो। बहुत बार तो आजकल तो मीडिया के ऊपर लोग विश्वास नहीं कर रहे, है ना। आदरणीय धर्मेंद्र साहब जो है, अभी रिसेंटली उनकी
डेथ हुई है, ठीक है, उनका स्वर्गवास हुआ है और उनको विनम्र श्रद्धांजलि आज हम दे भी रहे हैं साथियों। लेकिन आपने देखा होगा कि मीडिया ने 5-6 दिन पहले ही ये बता दिया कि श्रीमान धर्मेंद्र जी साहब का तो जो है स्वर्गवास हो चुका है। तो कहीं ना कहीं फेक जानकारी मीडिया के थ्रू ये चीज दी गई। आपने देखा होगा फेसबुक पर ये गलत तरीके से प्रचार हुआ, तो इसीलिए कम विश्वसनीय होता है। जाहिर सी बात है जो द्वितीयक आंकड़े होंगे है ना। और कौन कौन से होंगे? समाचार पत्र, कोई भी प्रिंटेड मीडिया है, प्रिंटेड पत्रिकाएं हैं, और सरकारी या अर्ध सरकारी कोई भी रिपोर्ट है, वो हमारे पास में कैसे आंकड़े होंगे? द्वितीयक आंकड़े। इन्हीं में आप शामिल करना चाहो तो बुक्स वगैरह को शामिल कर सकते हो। किसी अर्थशास्त्री ने कोई अपनी बुक वगैरह निकाली है तो वो भी भाई साहब जो है थोड़ी सी द्वितीयक आंकड़ों में ही जो है क्या होती है, शामिल होती है, क्योंकि वो खुद जाकर तो कोई रिसर्च नहीं करता है। उसे यदि कोई चीज डालनी है तो पहले से उपलब्ध आंकड़ों का एनालिसिस करते हैं बस वो, और उसके बाद में उन चीजों को वो डालते हैं। इसीलिए वो द्वितीयक आंकड़ों में शामिल हो जाती है साथियों वही बुक, है या ना। लेकिन मान लीजिए किसी की आत्मजीवनी है, खुद ही वो लिख रहा है, स्वयं लिख रहा है, तो फिर भाई साहब वो आपके पास में द्वितीयक आंकड़ों में शामिल नहीं होगी। ठीक है, चलिए। फिर इसके बाद में हमने जाना कि यार आंकड़ों की संग्रहण की विधि। आंकड़े दो प्रकार के, प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण देखना है और द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण आपको देखना है। प्राथमिक आंकड़ों को हम प्रत्यक्ष रूप में और परोक्ष रूप में हम संग्रहित कर सकते हैं साथियों, या तो खुद कर सकते हैं या फिर हम खुद की बजाय दूसरों को काम देकर हम वो चीज करा सकते हैं, हाँ या ना। प्रत्यक्ष अन्वेषण में अनुसंधानकर्ता स्वयं सीधा संपर्क करके आंकड़े एकत्रित करता है, और परोक्ष अन्वेषण में अनुसंधानकर्ता स्वयं सीधा संपर्क करके आंकड़े एकत्रित नहीं करता है। कौन से वाले में? परोक्ष वाले में। वो क्या करेगा? अनुसूचियां भरवाएगा। तो अनुसूचियां भरवाएगा तो वो दे दिया, वो दे देता है दूसरे व्यक्ति को अनुसूची भरने के लिए। तो उसमें जो दूसरा व्यक्ति होता है, यानी कि जो सूचना देने वाला होता है, वो खुद अनुसूची को भरता है साथियों। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ध्यान रखना इस बात का। प्रश्नावलियां भरवाकर परोक्ष सर्वेक्षण के माध्यम से जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, संवाददाताओं के द्वारा जो सूचना दी जाती है, वो भी आपके पास में प्राथमिक यानी कि परोक्ष सर्वेक्षण में ही क्या होती है, शामिल होती है। द्वितीयक आंकड़ों की बात करें तो कोई भी प्रकाशित रिपोर्ट है या प्रकाशित स्रोत है, वहां से डेटा उठाया जा सकता है। जैसे कि प्रकाशित स्रोत से मैं बात करूं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी कोई दस्तावेज हो, वहां से चीजें उठाकर फिर प्रकाशित की जाती हो, तो ऐसे जो डेटा है उनका संग्रहण किया जाता है, तो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। और कुछ अप्रकाशित स्रोत भी होते हैं जिनका प्रकाशन अभी तक संभव हो नहीं सका है, लेकिन वहां से भी डेटा उठा लिया जाता है, और वहां से भी डेटा उठाकर जब हम डेटा को लिखते हैं तो वो भी हमारे पास में द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण की विधि में ही शामिल होता है। ठीक है, और फिर हमने अगला पॉइंट जाना कि यार प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण में द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में समय व धन की अधिक आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात अधिक होगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि ऐसा बेसिक सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई किसमें समय व धन अधिक लगता है। चलिए, अब हम बात करते हैं आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ ये छोटा सा पॉइंट, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लगाएंगे। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम कम से कम जो समय है वो लगाएं। चलिए साथियों, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये लो जी। तो देखो यार, आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, वो बेसिकली 3 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं साथियों? 3 प्रकार से। एक तो था अपने पास में व्यक्तिगत रूप से हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे थे, एक था हमारे पास में टेबल के फॉर्मेट में हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन उनमें जो हम टेबल के फॉर्मेट में जो हम डेटा रख रहे थे, उसमें भी एक तो था वर्गीकृत और एक था अवर्गीकृत, हाँ या ना। तो लिख लेते हैं साथियों यहां पर।
व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे मान लीजिए 4 4 7 7 13 13 13 19 25 25 37 37 और 39। ये एक बार और लिख लेते हैं 39, ठीक है। इस प्रकार से जो ये डेटा है, या आप जब लिखते हो इस तरीके से, तो ये कहलाता है व्यक्तिगत श्रेणी। कैसी श्रेणी कहलाती है साथियों? ये श्रेणी कहलाती है अपने पास में व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में सबसे पहला तरीका होता है व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में हम लोग जो है इन चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारे पास में बारंबारता बंटन के रूप में। यानी क्या बना दें हम इनका? बारंबारता बंटन। और ये चीज ही मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सिखाई थी कि किस प्रकार से इसी डेटा को इस फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है, हाँ या ना? और वो बहुत जरूरी था आपकी सारी चीजों को समझने के लिए। इसीलिए मैंने वहां भी आपको बताया कि यार अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं भी कर रहा है, तो भी कम से कम वो ये जान पाए कि यार आखिरकार मामला क्या होता है इस डेटा में, इस डेटा में और इस डेटा में क्या संबंध होता है और किस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं, हाँ है ना? आप लोग तो सभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हो, इसीलिए स्पेशली तुम्हें तो तुम्हारे सिलेबस में ये चीज़ डली है, तो एक बार मैं यहाँ पर फटाफट फटाफट बता रहा हूँ। बाकी बेसिकली मैं पहले आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो आप ये जानते हो कि यार बारंबारता बंटन हम दो प्रकार से हम इसको प्रेजेंट करा सकते हैं। एक होता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, और एक होता है साथियों वर्गीकृत बारंबारता बंटन, ठीक है। दो प्रकार से आप जो है डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। चलिए अब इसी डेटा को हम कोशिश करते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बस इसमें यह है कि बारंबारता का हम यूज कर लेते हैं। भाई बारंबारता वर्ड का प्रयोग हो रहा है, बारंबारता का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यार कोई प्रेक्षण, किसी समूह में कोई प्रेक्षण कितनी बार आया है, कितनी बार आया, बस हमें ये बताना होता है। और ये जो नंबर बता रहा होता है बस वही बारंबारता होती है, यानी कि प्रविष्टियों के एक समूह में कोई प्रविष्टि कितनी बार आई है, इस बात की जो जानकारी देने वाला जो संख्या होती है वही हमारे पास में बारंबारता कहलाती है, हाँ या ना? चलिए तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रेक्षण 4, प्रेक्षणों को जनरली हम एक्स से डिनोट करते हैं, हाँ या ना? और बारंबारता को हम जनरली एफ से डिनोट करते हैं साथियों, हाँ या ना? आप कहेंगे कि सर जो प्रेक्षण 4 है वो कितनी बार आया है? सर एक और एक 2 बार आया है, तो इसकी जो बारंबारता बननी है वो कितनी बननी है? 2 बननी है। फिर अगला प्रेक्षण जैसा कि 7 है, कितनी बार आया है? सर एक और एक 2 बार आया है, तो ये लो 2 बार। मैं कहूँ कि यार अगला प्रेक्षण 13 है, वो कितनी बार आया? बोले सर ये 3 बार आया, तो 3 बार हमने लिख दिया। अच्छा 19 कितनी बार है? बोले सर एक ही बार है, तो 1 बार आ जाएगा। फिर इसके बाद में 25 कितनी बार है? 2 बार है। 25 कितनी बार है? 2 बार। और जितनी बार कोई नंबर आया है वो उसकी बारंबारता कहलाता है। फिर मैं बात करूं यहाँ पर 37 कितनी बार आया? आप कहेंगे सर 37 1 2 2 बार ही आया है ये भी। और 39 ये भी कितनी बार आया? 2 बार। तो 39 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी।
यानी इस तरीके से अवर्गीकृत बारंबारता बंटन आपको बना के दे दिए जाए, नॉर्मल सी श्रेणी में आपको चीजें बनाकर दे दी जाए, ठीक है। यानी कि बस यहाँ पर वर्ग समूह नहीं बनाए जाते, और अगले वाले पोर्शन में जब हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे वहां पर वर्गीकृत समूह बना दिए जाएंगे। है ना, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर खंडित श्रेणी भी लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है साथियों? खंडित श्रेणी भी लिख दिया जाता है। और वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए अखंडित श्रेणी यानी कि सतत बारंबारता बंटन भी यहाँ पर लिख दिया जाता है, और इसको असतत बारंबारता बंटन भी बता दिया जाता है। हालांकि साथियों एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, सतत और असतत और वर्गीकृत और अवर्गीकृत ये दोनों ही दो अलग अलग अवधारणाएं साथियों। वर्गीकृत और अवर्गीकृत में सिर्फ ये होता है कि वर्ग समूह बनाए जाते हैं और यहाँ वर्ग समूह नहीं होते। लेकिन सतत और असतत में हमें चीजें ध्यान में रखनी होती है कि ऐसे डेटा का वहां पर प्रेजेंटेशन होता है जिसको हम सतत रूप में जारी रख सकते हैं, यानी कि जहां पर हम डेटा को पॉइंटों में भी शामिल जो है वहां पर कर सकते हैं। और असतत में क्या होता है कि हम डेटा को पॉइंट्स में हम शामिल नहीं कर सकते, एक फिक्स पॉइंट तक जाकर वो डेटा रुक जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सतत और असतत एक वर्गीकृत और अवर्गीकृत और सतत और असतत ये अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं आपके पास में, ठीक है साथियों। चलिए अब हम चलते हैं अपने इसी पॉइंट के ऊपर कि यार डेटा जो व्यक्तिगत श्रेणी में ऐसे होता है उसको हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं और इसी डेटा को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे प्रेजेंट करने का मतलब आप यहाँ पर वर्ग समूह बना लीजिए। क्या बना लो? वर्ग समूह, और इनकी बारंबारता लिख दीजिए सामने। वर्ग समूह का मतलब जैसे मैं बनाना स्टार्ट करूं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। अच्छा, 0 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं शामिल होंगी साथियों? यदि मैं लिख रहा हूं 0 से 10, 10 से 20, तो यहां जो हाईएस्ट नंबर जो 10 है वो हम इसमें शामिल नहीं करते, वो हम अगली बारंबारता में शामिल करते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग होता है 10 या 10 से कम कितने लोग इसमें शामिल हैं। हाँ या ना? अभी वर्गीकृत बारंबारता बंटन को मैं जस्ट आगे वाले पेज पर और एक बार आप लोगों के लिए डिस्क्राइब करने वाला हूं। हाँ जी, 10 से कम नंबर कितने हैं? बोले सर 1, 2, 3, 4 नंबर है जो 10 से कम है। यहां आ जाओ, 10 या 10 से बड़े नंबर होने चाहिए लेकिन 20 से कम होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3 और 1 4। सर यहां भी 4 नंबर है, ठीक है। फिर आप कहोगे 20 से बड़ा नंबर हो और 30 से छोटा होना चाहिए, तो बोले सर 20 से बड़ा नंबर तो 25 है ही, 1, 2 और 30 से छोटा होना चाहिए, तो बोले सर 37 तो बड़ा हो गया। तो इसका मतलब दो संख्याएं यहां पर आएंगी। चलिए जी, हाँ जी, लास्ट वाले में देखो 30 से 40 वाले में 30 से बड़ा नंबर 37 है और 40 से नंबर छोटा आपको देखना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है। तो इस प्रकार से साथियों डेटा का जो प्रेजेंटेशन है वो किया जाता है साथियों। हाँ या ना? अब कहीं ना कहीं आप लोग एक बार ये जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है इसको दो प्रकार से भी प्रेजेंट किया जाता है, एक बार हम वो चीज भी देख लेते हैं। यानी कि ये जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन दो प्रकार से भी प्रेजेंट किया जाता है। उसमें आपने सुना होगा बहुत बार कि यार एक समावेशी श्रेणी होती है और एक अपवर्जी श्रेणी होती है, है या ना? दो श्रेणियों का नाम आपने सुना होगा, समावेशी श्रेणी और एक अपवर्जी श्रेणी। अपवर्जी और इसी अपवर्जी श्रेणी को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। और एक होती है हमारे पास में समावेशी श्रेणी, और इसी समावेशी श्रेणी को हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। तो एक बेसिक जानकारी आप ये भी ध्यान रखेंगे भाई,
अपवर्जी और समावेशी दो श्रेणियां होती है। अच्छा, अपवर्जी का मतलब क्या होता है और समावेशी का मतलब क्या होता है? बेसिकली अपवर्जी का मतलब होता है समूह से अलग। किसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है? समूह से अलग। अभी जब मैं आपको ये वर्ग समूह समझा रहा था, यानी यहाँ से जब हमें इनकी बारंबारता लिखनी थी 0 से 10 वाले में, तो मैंने एक पॉइंट बोला था कि यार यहाँ जो 10 है 2 बार आ रहा है, हाँ या ना? 10 में से कौन सा कंसिडर किया जाए? तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये जो लास्ट वाला 10 है इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, इसको अगले वर्ग अंतराल यानी कि निम्न सीमा को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, हाँ या ना? यानी कि हर समूह की जो उच्च सीमा है ना उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन निम्न सीमा है उसको कंसिडर किया जाता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब यह है कि जब अपन 0 से 10 लिखते हैं तो ये एक समूह हो गया, और इस समूह में से हम लोग अलग करते हैं किसको? इस 10 को। यानी कि यहाँ जो ये उच्च सीमा है इसको हम शामिल नहीं करते, और इसको शामिल हम कौन से वर्ग अंतराल में करते हैं? अगले वाले में करते हैं, हाँ या ना? यानी इसको यहाँ से तो एक्सक्लूज कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और किस में शामिल किया जाता है? अगले वर्ग अंतराल में इसको शामिल किया जाता है। इस प्रकार की जो भी श्रेणियां होती है साथियों वो अपवर्जी श्रेणी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो समावेशी और अपवर्जी में कंफ्यूज ही रहते हैं कि यार ये क्या मामला है। अरे भाई, अपवर्जी वर्ड का मतलब समझो कि समूह से अलग करना, एकदम एग्जैक्टली जो समूह में कोई नंबर आ रहा हो बस उस नंबर को हम शामिल नहीं करते। तो यहां जो उच्च सीमा होती है इस 10 को हम शामिल नहीं करते, हाँ या ना? तो अपवर्जी श्रेणी में आप लोग क्या लिखोगे? वर्ग अंतराल की उच्च सीमा को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, और वर्ग अंतराल की यदि उच्च सीमा को शामिल नहीं किया जाता है तो जाहिर सी बात है वो उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा बनेगी, भाई उसको भी तो कहीं ना कहीं कंसिडर करना पड़ेगा हमें, हाँ या ना? तो ऐसी कंडीशन में जो हमें वर्ग अंतराल प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं 0 से 10। अब बोले सर इस 10 को कहीं पर कंसिडर कराना है तो यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें जैसे 20 उच्च सीमा है इसको आप शामिल नहीं करोगे, हाँ या ना? तो आप इस 20 को हटाओगे और यहाँ लेके आओगे, फिर 30 से ये क्या हो रहा है अभी? 30 से 40। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको वर्ग समूह यहाँ पे प्राप्त होते हैं। भाई जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, भाई वर्ग अंतराल तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे? अपवर्जी श्रेणी में ऐसे वर्ग अंतराल मिलेंगे जिसमें उच्च सीमा को आप शामिल नहीं करते हो। किसको शामिल नहीं करते हो? उच्च सीमा को। और उच्च सीमा को शामिल नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में शामिल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये 10 है उसको आगे जाके मुझे रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि इस 10 को मुझे कंटिन्यूसली रखना पड़ेगा, सतत रूप में बरकरार रखना पड़ेगा। और ऐसे जो वर्ग अंतराल होते हैं वो सतत वर्ग अंतराल कहते हैं। इसीलिए ऐसे वर्ग अंतराल समूह को या ऐसे बारंबारता बंटन को अपन सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहते हैं साथियों। कैसे होते हैं ये? सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ की जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा बन जाती है, यानी कि रिपीट होती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। 10 फिर 10, 20 फिर 20, फिर 30 पे खत्म, 30 से शुरू, 40 पे खत्म, 40 से शुरू, इस प्रकार से कंटिन्यूसली चलता है। इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है साथियों। इसलिए साथियों ये जो अपवर्जी श्रेणी होती है, इस अपवर्जी श्रेणी को इस अपवर्जी श्रेणी में सतत वर्ग अंतराल शामिल होते हैं। क्या समझ पाए हो क्या? सतत वर्ग अंतराली क्यों यहां पर जो है वो शामिल होते हैं साथियों? अरे बोलो।
अपवर्जी श्रेणी में कौन से वर्ग अंतराल शामिल होते हैं? जो सतत वर्ग अंतराल होते हैं वही शामिल होते हैं, यानी कि इस प्रकार की सीरीज देखो वो कहलाएगी आपके पास में अपवर्जी सीरीज। एक्सक्लूसिव यानी कि एक्सक्लूड करना, बाहर निकालना, अलग करना, यानी कि अपने समूह में से एक ऐसा नंबर है जिसको बाहर कर दिया जाता है, और इसी में किया जा रहा है, हाँ या ना। अब अपन बात करते हैं समावेशी श्रेणी, यानी समावेश करना, इंक्लूज करना, यानी कि अपने वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं को समावेश करती है, समाहित करती है, अंदर सिमटती है, हाँ या ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो वर्ग अंतराल मिलता है, या अपन इसका बेसिक मीनिंग जानना चाहे तो किसी भी वर्ग अंतराल में, या यूं लिख लो कि वर्ग अंतराल की उच्च व निम्न दोनों को ही या समावेश ना लिखे और शामिल लिख देते हैं इसकी जगह, शामिल किया जाता है। बोले सर वर्ग अंतराल की यदि उच्च और निम्न दोनों सीमाओं को शामिल किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में किस प्रकार के वर्ग अंतराल हमें प्राप्त होने लग रहे होंगे? तो एक बार के लिए इसी चीज को अपन देखते हैं। जैसे मैंने कहा यार 1 से लेके 10, तो इसका मतलब ये है कि 1 वाला भी इसी समूह में शामिल है और 10 वाला भी इसी समूह में शामिल है। इसका मतलब हुआ कि 1 से ज्यादा कोई भी नंबर, 1 या 1 से ज्यादा, और 10 या 10 से छोटे, 10 भी शामिल है और 10 से छोटे भी सारे नंबर शामिल है इसमें। तो फिर अगला वर्ग अंतराल जब आप लिखोगे तो वो 10 से 20 नहीं लिख सकते साथियों। आप क्यों नहीं लिख सकते इस श्रेणी में? क्योंकि भाई 10 को तो हम यहाँ कंसिडर कर चुके हैं, क्योंकि समावेशित का मतलब समावेशित श्रेणी का मतलब ये होता है कि वर्ग अंतराल की उच्च और निम्न दोनों सीमाओं को समावेश करना है, शामिल करना है, हाँ या ना। जब 10 को आप यहाँ कंसिडर कर चुके हो तो फिर यहाँ क्यों कर रहे हो भाई? इसीलिए यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब 10 को छोड़ना पड़ेगा। 10 को छोड़ना पड़ेगा तो आगे वाला नंबर 11 आएगा, और 11 से 20, फिर आगे वाला नंबर 21, 21 से 30, फिर आगे वाला नंबर 31, 31 से 40। इस प्रकार से आपको वर्ग समूह यहां पर प्राप्त होते हैं साथियों। क्या आप यहां पर समझ पाए हो कि समावेशी श्रेणी किस प्रकार के आपको वर्ग अंतराल देती है? यानी 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। अब आप देख रहे हो यहां 10 पे खत्म हो रहा है और 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो सर ये लगातार तो नहीं है, कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। अगर 10 की जगह 10 ही होता तो हम ये कहते कि यार चीजें जुड़ी हुई है, सतत है, कॉन्टिन्यू है। तो सर यहां पर जो वर्ग अंतराल हमें प्राप्त होते हैं वो होते हैं असतत वर्गीकृत, वर्गीकृत तो है ही, वर्ग अंतराल। कैसे वर्ग अंतराल प्राप्त होते हैं साथियों? असतत वर्ग अंतराल आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप यहाँ पर ये बात समझ पाए होंगे कि यार अपवर्जी श्रेणी क्या होती है, समावेशी श्रेणी क्या होती है। ठीक है, आई होप कि आगे से आपको इन दोनों पॉइंट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर देखो, ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ ये कहते हैं कि यार 10 से छोटा कोई भी नंबर, बस 10 को शामिल नहीं करना है। अब 10 से छोटा कोई नंबर 9.5 है, उसको भी आप शामिल करोगे, हाँ या ना। आप 9.9 है, आप उसको भी शामिल करोगे, हाँ या ना। लेकिन वहीं जब मैं यहाँ बात करता हूँ 1 को शामिल करना है तो 1 खुद पूरा पूरा आ रहा है, और 10 को शामिल करना है तो 10 खुद पूरा पूरा आ रहा है। बोले सर 9.5 वगैरह जो है वो हम शामिल कर सकते हैं, तो वो तो ऐसी श्रेणियों में शामिल हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो श्रेणियां बनाई जाती है, समावेशी श्रेणी बनाई जाती है, विशेष तौर पर वो पूर्णांक प्राप्तांकों के लिए बनाई जाती है। ठीक है, पूर्णांक प्रेक्षणों के लिए बनाई जाती है, यानी कि इसमें जो प्रेक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं साथियों? पूर्णांक होते हैं। बेसिक सा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, किस श्रेणी की प्रेक्षण
पूर्णांक होते हैं तो वो होता है समावेशी श्रेणी के जो फ्रैक्शंस होते हैं वो पूर्णांक शामिल किए जाते हैं साथियों। और इस प्रकार से आपके पास में ये समावेशी जो श्रेणी है उसका निर्माण होता है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये छोटी सी जानकारी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा? चलिए देखो भाई, अभी अभी हमने देखो ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, इससे पहले हम लोग माध्यिका पढ़कर आए हैं, बहुलक पढ़कर आए हैं और माध्य पढ़कर आए हैं। तो इन दोनों के लिए हमने कुछ सूत्र देखे थे और कुछ नए नए मेथड भी हमने देखे थे, हाँ या ना साथियों? यदि कोई साथी ऐसा हो जिन्होंने ये जो हमारे माध्य माध्यिका और बहुलक के जो 10 लेक्चर हमने फुल डिटेल में डाले हैं, अगर वो नहीं देखें, उनसे अनुरोध रहेगा विनम्र कि एक बार भाई साहब आप जाइए और उन 10 लेक्चर्स को एक बार देखिए और अपना जो पूरा टॉपिक है वो बिल्डअप करिए। ठीक है साथियों? तो ये जो सूत्र जो हमने पढ़े हैं बेसिकली वो सारे के सारे हैं जो हमने पढ़े हैं। मैं बात कर रहा हूँ वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूँ? जो वर्ग समूह हमने बनाए उनके लिए हमने बात कर रहे हैं। और उसमें आपने प्राय देखा होगा कि ऐसे एग्जाम्पल हमने शामिल किए, हाँ या ना? ऐसे एग्जाम्पल हमने शामिल किए जिसमें हमने अपवर्जी श्रेणी को शामिल किया था, हाँ या ना? समावेशी श्रेणी का कोई एग्जाम्पल मैंने लिया नहीं, हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जो भी सूत्र बनाए गए हैं एक्सपर्ट्स या विद्वान लोगों के द्वारा, वो सारा का सारा आपके पास में अपवर्जी श्रेणी के लिए ही बनाए गए। किसके लिए बनाए गए? अपवर्जी श्रेणी के लिए। तो बोले सर यदि हमारे पास में क्वेश्चन में अपवर्जी श्रेणी नहीं हो और समावेशी श्रेणी के एग्जाम्पल दे दिए जाए जिनके बीच में गैप हो, फिर ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? तो आपको क्या करना है, जो भी कोई समावेशी श्रेणी में आपको एग्जाम्पल मिले देखने को, चाहे टेस्ट में मिले, चाहे पेपर में मिले, चाहे किसी बुक में मिले, तो समावेशी श्रेणी को आपको कन्वर्ट करना होता है किसमें? अपवर्जी श्रेणी में। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 1 से 10, 10 और 11 के बीच में जो गैप है ना, ये खत्म करना है। यानी कि यहां पर भी जितने से एंड हो रहा है यहां भी स्टार्ट उतने से होना चाहिए। तो क्या सर यहां पर मिटा के मैं 10 लिख दूं? अरे नहीं नहीं, मिटा के नहीं लिखना है भाई, बस ये जो बीच का गैप है वो खत्म करना है, वो इक्वल करना है आपको। तो वो कैसे इक्वल कर सकते हो आप, आइए आपको बताता हूं। पहली बात तो जरूरत क्यों पड़ेगी वो मैं बता ही चुका हूं, क्योंकि सारे जो फॉर्मूले हैं और जो सारे बेसिक चीजें वो डिराइव्ड की गई है सारी की सारी अपवर्जी श्रेणी को लेकर। आपको एग्जाम्पल समावेशी श्रेणी का मिल सकता है तो आप उसे भाई कन्वर्ट करेंगे किसमें? अपवर्जी श्रेणी में। यानी कि जो लगातार वर्ग अंतराल आपको मिलते हैं, सतत वर्ग अंतराल है, आप उनमें इनको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे कैसे, ये बात मैं आपको बताता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल ही लेते हैं, आपको बोला 5 से 10, फिर बोला आपको 15 से 20, फिर बोला आपको 25 से 30 और फिर आपको बोला गया 35 से 40। मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको दिया है, एग्जाम्पल ऐसे दिया, उसकी बारंबारता दी, अब आप उसकी माध्यिका निकालना चाहते हैं, ठीक है, आप उसका बहुलक निकालना चाहते हैं, यानी कि आप उसके जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक ज्ञात करना चाहते हैं। अब आपने जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा आपने तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए पढ़ा है कि यदि 5 से 10 है तो फिर भाई साहब 10 से 15 ही होना चाहिए, है या ना? या 15 से फिर 20 होना चाहिए, मतलब ये नंबर कॉन्टिन्यूसली रिपीट होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे, आप देख रहे हो यहाँ 10 है तो यहाँ 15, यहाँ 20 है तो 25 है, 30 है तो 35 है, डिफरेंट नंबर आपको देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, पहला नंबर और ये बाद वाला नंबर, आप जानते हो कि ये इसकी वर्ग अंतराल की कैसी सीमा होती है भाई? निम्न सीमा। और ये कैसी सीमा होती है? उच्च सीमा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे,
उच्च सीमा और निम्न सीमा, इन दोनों का साथियों आप लोग क्या लोगे? अंतर। क्या लोगे? अंतर। और इसी अंतर को आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से। और इस अंतर को 2 से डिवाइड करके निम्न सीमा में से तो घटा देना है, यानी इधर वाले में से, यानी छोटे वाले में से घटा देना है और बड़े वाले में जोड़ देना है। यही प्रोसेस आपको करना है। यानी कि ये तो कॉन्सेप्ट हो ही गया आपका। अब आप लोग इसे अप्लाई करिए। बोले सर कहानी ये है, देखो लेकिन उच्च सीमा आपको लेनी कौन सी है और निम्न सीमा लेनी कौन सी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। देखो यहाँ पर उच्च सीमा 10 है और यहाँ पर निम्न सीमा कितनी है? 15। यहाँ उच्च सीमा कितनी है? 20। इसी प्रकार से आप सारे वर्ग समूह के आप ये बात जानते हो, है ना। तो आपको तो इनको सतत बनाना होता है। सतत बनाने का मतलब ये हुआ कि सर ये और ये मैच करना चाहिए, है ना। ये और ये मैच करना चाहिए, तो इसका मतलब जो पहला वर्ग अंतराल है भाई साहब, इसकी तो उच्च सीमा लेनी है और अगला जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा लेनी है। तो ये बात आई आपको समझ में, है या ना। इसका मतलब आपको जो डिफरेंस लेना है वो भाई साहब इनका लेना होता है। इसका मतलब उच्च सीमा तो भाई किसकी लेनी है? पहले वाले, वर्ग समूह की। और निम्न सीमा किसकी लेनी है भाई? अगले वर्ग समूह की, है या ना। तो चलिए सर हम यहां पर डिफरेंस लेने का प्रयास करते हैं और सोल्व करते हैं। बोले सर यहां 10 है और यहां कितनी है? 15। अंतर लेते हैं, कितना आया भाई? 5। किससे डिवाइड करना है इस अंतर को? 2 से। कितना आ रहा है भाई? 2.5। कितना आ रहा है? 2.5। चलिए साथियों इसको भी यहाँ ले लेते हैं, जगह है ही प्रॉपर। चलिए तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करिए। ठीक उसी प्रकार से इसको भी आप सोल्व करेंगे, लेकिन आपको सबको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी जगह डिफरेंस सेम होगा। जैसे 20 में से 25 गया 5, 30 में से 35 गया 5, 10 में से 15 गया 5। हालांकि माइनस का 5 मिलेगा, लेकिन आपको साइन को यूज नहीं करना है, जरूरत ही नहीं है साइन को यूज करने की, हाँ या ना। अच्छा दूसरा पॉइंट, बोले सर यहाँ वर्ग अंतराल 5 का है, 10 में से 5 का अंतर गया तो 5 है, और यहाँ भी अंतर 5 का, क्या ये सेम होगा क्या? भाई सेम नहीं होगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया है। आप लोग अपनी तरफ से कोई भी रीजन, कोई भी चीज नहीं लगाओगे जब तक कि मैं बता ना दूं, है या ना। ठीक है, अब आ जाओ। तो मैंने क्या बोला, ये जो 2.5 आपको मिला है, आप सबके निम्न सीमा में से तो इसको माइनस कर लो और उच्च सीमा में जोड़ दो, तो नया वर्ग अंतराल आपको क्या मिलेगा? बोले सर 5 में से 2.5 माइनस करूँ तो ये 2.5 बचेगा, और 10 में 2.5 जोड़ूँ तो ये 12.5 बचेगा, बनेगा। बोले सर 15 में से ये 2.5 माइनस करूँ तो 12.5 बनेगा, और 20 में 2.5 जोड़ूँ तो 22.5 बनेगा। ऐसे ही 25 में से 2.5 माइनस करूँ तो कितना बनेगा? 22.5, और ऐसे ही 30 में जोड़ूँ तो 32.5, ऐसे ही 35 में से 2.5 माइनस करूँ तो 32.5, और ये 42.5 बनेगा। अब देखो साथियों, ये जो श्रेणी आपको यहां पर मिली है, ये आपके पास में एक अपवर्जी श्रेणी का उदाहरण बन जाता है। किसका उदाहरण बन जाता है? अपवर्जी श्रेणी का। और ये जो श्रेणी हमने ली थी, ये हमारे पास में समावेशी
श्रेणी का उदाहरण बनता है। हाँ या ना? तो समावेशी श्रेणी में यदि कोई प्रश्न आपको दिया जाता है तो आप कोशिश करो कि आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। क्या करना है भाई? कन्वर्ट। अरे कन्वर्ट करने का मतलब तो समझते हो ना, चेंज करना है, बदलना है। किसको? समावेशी श्रेणी को हमेशा अपवर्जी श्रेणी बनाना है, यानी कि लगातार वर्ग अंतराल आपके चलते रहने चाहिए, चलते रहने चाहिए, उनमें कोई बीच में गैप नहीं बचना चाहिए। आप देखो 12:30 पे खत्म हो रहा है, 12:30 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आप ये बात जानते हो कि सर इसमें 12:30 शामिल नहीं होगा। कितना शामिल करेंगे? ये 12:30 कहाँ शामिल करेंगे? अगले वाले वर्ग अंतराल में करेंगे हम। हाँ या ना? इसी तरीके से बोले सर ये अंतर 5 ना हो, 2 हो, तो फिर क्या करें भाई? 2 का भी आधा ही करना है। कितना है? 1। तो 1 इधर घटा लो और 1 इधर जोड़ लो, यही करना है। फिर से आप बोलो, जैसे कि सर अगर ये अंतराल हमारे पास में एक ही है तो फिर क्या करें? 1 का आधा कर लो ना, 0.5 0.5 होता है, 0.5 इधर घटा लो और इधर जोड़ लो, सिंपल सी बात है। बस आपको यही करना है। तो इस तरीके से आप एक समावेशी श्रेणी को कन्वर्ट कर सकते हो अपवर्जी श्रेणी में, और जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल ऐसे दिए जाते, प्रश्न ऐसे पूछे जाते, तो भाई उन प्रश्नों को इस तरीके से करना अनिवार्य है। अदरवाइज आप गलत कर जाओगे, आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? आप माध्यिका देखो और बहुलक देखो, उन दोनों केसेस में क्या होता है कि आप निम्न सीमा लेते हो। अब मान लो आप प्रश्न को कैलकुलेट कर रहे हो, निम्न सीमा आपका मान लीजिए माध्यिका वर्ग ये वाला है, तो आप निम्न सीमा वहाँ पे 25 ले लोगे, और जबकि यहाँ पर निम्न सीमा लेनी कितनी है? 22.5। 2.5 का डिफरेंस आपके आना स्टार्ट हो जाएगा। कितने का डिफरेंस? 2.5 का डिफरेंस, और जो कि आपके आंसर को अच्छे खासे तरीके से चेंज कर सकता है। क्या बात आई समझ में आप लोगों को साथियों? ठीक है, तो इस तरीके से आप उन प्रश्नों को कर सकते हो। चलिए साथियों एक बार देखते हैं